पहला प्रश्न आपके सामने बोर्ड पर विजिबल है। प्रश्न में लिखा क्या है, ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में कौन सा सही है? आपको देखिए यहाँ पर कुछ भिन्न दिए गए हैं। देखिए नॉर्मल संख्या होती तो इसमें कहीं कंफ्यूजन की बात नहीं थी। हमारे पास जो भिन्न है बेसिकली 3 ही हैं। अगर आप देखिए तो भिन्न 3 ही हैं। इन्हीं में हमें बड़े-छोटे की बात बतानी है। जैसे मान लो अगर मैंने लिखा 5 है और 3 है, तो बड़ा कौन है बताएँ? 5 है। तो ऐसे लिखा जाता है। जो बड़ा होता है उसकी तरफ ओपन हो जाता है। जैसे हमने कहा -2 है, -3 है, बड़ा कौन है? -2 है। तो -2 की तरफ ओपन होगा। जो बड़ा होगा उसकी तरफ ओपन होता है, अर्थात हम लोग अगर देखें तो यहाँ पर छोटे से बड़े को दर्शाया गया है। किसको दर्शाया गया? छोटे से बड़े को दर्शाया गया है। मतलब असेंडिंग ऑर्डर को प्रेजेंट किया गया। कभी-कभी ये सीधा-सीधा असेंडिंग पूछ लेता है। तो आप असेंडिंग ना देकर अब यहाँ पर भिन्नों की बात करो, 3 भिन्न है मेरे सामने। 2/3 है, 3/5 है और 11/15 है। हम लोग भिन्नों को जब देखते हैं तो हमारे दिमाग में कई बातें आती हैं, जैसे कि हम लोग स्कूल में पढ़े होते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। फिर हम लोगों ने कुछ कॉम्पिटिशन की पढ़ाई की और उसमें अंश को समान देखा, हर को समान देखा। अंततः हमने अंश हर का अंतर देखा। कई प्रक्रियाएं ऐसी पढ़ी जिसके आधार पे हम भिन्नों का कंपैरिजन करते हैं। आज जब मैं इसका कंपैरिजन करने जा रहा था तो मैंने सीधा-सीधा हर से अंश को भाग दिया और पूरा डिवीजन हमें करने की जरूरत नहीं। जैसे 3 से अगर 2 को भाग देंगे तो 0.666 करके बढ़ेगा तो 0.67 हो जाता है। इसी तरह जब इसको देंगे तो केवल 0.60 हो जाएगा क्योंकि 5 छंगे 30 होता है। जब इसको भाग देंगे तो आपको पता है कि 15 का पहाड़ा 110 में पढ़ेंगे, 15 सत्ते 105, 7 बार तो एटलीस्ट जाएगा ही जाएगा। तो देखने से समझ में आ रहा सबसे लार्जेस्ट है, सबसे स्मॉलेस्ट है, सबसे स्मॉलेस्ट है तो सबसे पहले इसको होना चाहिए 3/5। इसके बाद नंबर किसका आना चाहिए? 2/3 का। इसके बाद नंबर किसका आना चाहिए? 11/15 का। ये जहां पर उपलब्ध हो वही आप उत्तर बना लो। 3/5 है, 2/3 है, 11/15 है। आप देख रहे हैं तो बी ऑप्शन आपका उत्तर कंटेन किया है। तो बी ऑप्शन को आप अपने प्रश्न का सही हल मान लीजिए। राइट सोल्यूशन आप में से प्रत्येक लोगों ने दिया। निर्भय सिंह, आलोक चंद्रा, सालू सिंह, क्षमा मिश्रा, श्वेता, सभी ने उत्तर हमें बी ऑप्शन दिया है। कोई कोई डी भी दे रहे हैं तो डी हटा दें भाई, डी नहीं होगा। पहले प्रश्न का राइट सोल्यूशन आपका क्या है? बी ऑप्शन है, जो आपने देखा असेंडिंग ऑर्डर को प्रेजेंट कर रहा था। एक और अच्छे प्रश्न की बात हम लोग करेंगे। अब ध्यान से अगर देखिए इस प्रश्न को, तो आप में से जो लोग वर्गमूल को ध्यान से पढ़ें, समझें, वो जानते होंगे कि इस तरह से इस प्रश्न को किया जाएगा। प्रश्न क्या है आपके सामने? वह सबसे छोटी निम्नलिखित ऑप्शन में सबसे छोटी संख्या बतानी है, जिसे अगर मैं 6 8 0 6 2 1 में जोड़ दूं, मतलब निम्नलिखित में जो ऑप्शन दिए गए हैं, अगर इनमें से मैं किसी को जोड़ दूं तो यह संख्या क्या हो जाए? एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए। पूर्ण वर्ग बेसिकली देखो, विच इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन एडेड किसमें 680 621 टू द नंबर विल गिव द रिजल्ट एज द परफेक्ट स्क्वायर नंबर। हमें एक पूर्ण वर्ग संख्या प्रोवाइड कर दे। इसको हम कैसे समझते हैं आप लोग ध्यान से देखिए। अगर मान लो इसमें पहली संख्या जैसे 4 जोड़ दिया तो 4 जोड़ते ही अंत में यहाँ 5 हो जाएगा, 2 रहेगा, 6 रहेगा। तो आपको कंफर्म एक चीज समझ में आ रहा है कि 5 के लिए मैंने प्रोसेस बताया था, अंत में अगर 5 होगा तो दहाई पर 2 होगा। तो चलो ये तो परफेक्टली काम कर रहा था, समझ आ रहा था। और दूसरी बात, अगर हम लोग अगर 5 जोड़ेंगे तो 5 जोड़ने से भैया 6 होगा और ये 2 होगा। तो अंत में अगर 6 होता है तो दहाई पर कोई सम संख्या नहीं होती है, तो इसका कॉन्सेप्ट ही खत्म है। 6 जोड़ने पर 7 आएगा, 6 जोड़ने पर 7 आएगा, अंत में कभी 7 आता ही नहीं है, ये भी खत्म हो गया है। 8 जोड़ने पर 9 है, 8 जोड़ने पर 9 है, लेकिन अंत में अगर 2 है तो पॉसिबल नहीं है। तो कुल मिला के ले दे करके हमारे पास एक ही ऑप्शन है 4। अगर मैं 4 जोड़ता हूं तो यह कुल मिला के कितना हो जाएगा? 6 8 0 6 2 5 हो जाएगा। 6 2 5 मतलब अब यह पूर्ण वर्ग संख्या बन गई, जो कि पहले ऑप्शन में दिया गया है। तो ए इज द राइट सोल्यूशन, पहला ऑप्शन 680625। 680625 इज द राइट सोल्यूशन, पहला ऑप्शन। दूसरे प्रश्न का पहला ऑप्शन 4 अगर जोड़ते हैं तो यह संख्या क्या बन जाती है? पूर्ण वर्ग बन जाती है। अब देखिए अगर इस प्रश्न को देखा जाए, थोड़ा सा अनुपातिक टर्म है, आप खूब मन लगा के ध्यान से देखिए। मेरे पास स्थिति क्या है? 3 संख्या है जिनके बीच अनुपात कितने कितने का है, आप देख कर देखिए। अनुपात भिन्नात्मक है। अनुपात कैसा है? भिन्नात्मक है। हमें उसको पढ़ना है, उसको ट्रैक करना है अच्छे से, और उसके आधार पर जो प्रश्न हमसे पूछा गया उसका उत्तर देना। जो लोग दे सकते हैं दे। क्वेश्चन लिखा है 3 संख्याओं का अनुपात 1/4, 5/9, 7/12 है। बड़ी छोटी संख्या का अंतर 180 का है। बड़ी मतलब सबसे बड़ी, छोटी मतलब सबसे छोटी। तीनों संख्याओं का योगफल, द थ्री नंबर्स आर इन द रेशियो दैट इज दैट द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट इज द 180। वी नीड टू फाइंड द सम ऑफ ऑल द नंबर। हमें सभी संख्याओं का जोड़ बताना है। आइए हम लोग संख्याओं को देखिए, जो कि किस अनुपात में बताएं। 1/4, 5/9, 1/4, 5/9, आगे बढ़ता हूं, 7/12। इस तरह से हमारे पास संख्याएं हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि इसका प्रॉपर, जैसे इंटीजर में अगर हम इसका रेशियो बनाना चाहें तो कैसे बनेगा?
इनका एलसीएम 36 हो जाएगा, 4 9 12 का, ये 9 हो जाएगा, 9 चौके 36, 4 पंचे 20 हो गया और 12 तिया 36, 7 त्रिक 21। तो मतलब कुल मिला के संख्याएँ क्या हो गई पता है? 9 अनुपाते 20 अनुपाते 21 हो गई। मतलब आप देखिए, इस अनुपात में संख्याएँ हैं, जो बीच में है, नीचे बाहर को सबका एलिमिनेट कर दीजिए। तो संख्या जो भिन्न में दिख रही थी 1/4, 5/9, 7/12, फाइनली आर इन दिस फॉर्म, इस रूप में है। अब मुझे इसमें सबसे बड़ा कौन दिख रहा है? 20, 21 और सबसे छोटा कौन दिख रहा है? 9। ये दोनों के बीच का अंतर क्या होता है बताइए? 12 9 21 होता है 12, मतलब इसके और इसके बीच का अंतर, अंतर कितना है बताइए? 12 आनुपातिक रूप से। एग्जैक्ट अंतर क्या है? 180, बराबर 180 कर दीजिए। 12 का मान अगर 180, मुझे सभी संख्याओं का योग पूछा तो 1 का मान बताओ कितना होगा? 15। कन्फर्म है? जोड़ देख करके देखिए, इन तीनों को जोड़ दीजिए, अनुपाती पदों को जोड़िए, तो 21 9 30 20 50 हो जाएगा। तो 50 का मान अगर करेंगे तो 15 पचे 75, 750 होगा। बहुत सारे लोगों ने हमें 750 बता भी दिया था और खुशी है कि आप लोग रिस्पॉन्स सही कर रहे हैं। तीसरे प्रश्न का राइट सोल्यूशन 750 होगा। तीनों संख्याओं का जोड़ कितना हो रहा है भाई? 725। करमवीर सिंह, एस के सिंह, सालू सिंह, लक्ष्मी कांत, अंकित, निर्भय, बिल्कुल बहुत बढ़िया बताया आप लोगों ने। कितना बताया है? 750 है, पहला ऑप्शन है। सॉरी, पहला नहीं यार, दूसरा ऑप्शन है, बी ऑप्शन है 750 तीसरे प्रश्न का करेक्ट हल है। आप सभी लोग इसको नोट कर लीजिएगा। अच्छा करेंगे आप लोग अगर इस तरह से सीट को करते जा रहे हैं प्रतिदिन, साथ में जब जब सीट साल भर हो, तो आपके लिए बेहतर होगा। मतलब ये सब कहीं ना कहीं आपके लिए वैल्यू करेगा। जब आप परीक्षा में बैठेंगे, आपको रिस्पॉन्स सही देगा, ये हमारी गारंटी है, आप मान के चलिएगा। अच्छे से केवल करते रहिए, जब तक यहाँ पर पढ़ाई जाए चीजें तब तक आप ध्यान से पढ़िए। मेरे सामने दो 3 अंकों की संख्याएं नजर आ रही है। पहली संख्या है 5, 4 और 7, सॉरी 5 ए और 7। ध्यान से खूब देखिएगा, ये प्रश्न बड़ा अच्छा है। 5 है, ए है और 7 है। इसमें क्या-क्या जोड़ना है बताइए? 3 3 5 जोड़ना है। मतलब इसमें हम 3 3 5 जोड़ेंगे। कह रहा है कि अगर हम 5 ए 7 में 3 3 5 जोड़ते हैं तो परिणाम मतलब रिजल्ट जो आता है 8 बी और 2 आता है। 8 बी 2 आता है। मतलब दिस इज ए एंड दिस इज बी। दोनों को थोड़ा डिफरेंट कर देता हूं, थोड़ा अलग लगे। वेरिएबल देखिए ए है और वेरिएबल आपका बी है। अब आप आगे बढ़ो। जो ये संख्या कह रहा है कि 3 से पूर्णतः विभाज्य है। ये 3 से क्या है? विभाज्य है। 3 से अगर कोई संख्या विभाज्य होती है तो क्या होता है बताएं? उनके अंकों का योग 3 से कट जाता है। यस, ए का अधिकतम संभव मान हमको बताना है। एडिंग 335 to 5a7 gives 8b2. The number 8b2 is divisible by 3. Accordingly, what will be the maximum possible value of a? कौन-कौन बता रहा है उत्तर मुझे बताइए। आप में से कुछ लोग हमें एक बता रहे हैं। मैं देखता हूं कि आंसर क्या होगा। आप चलिए ध्यान से समझने की कोशिश करिए। सबसे पहले भैया देखो, 7 5 12 होता है। 12 की दो हासिल 1 लग जाता है। यहाँ पर 1 रहेगा, 1 रहेगा। और दूसरी सबसे अच्छी बात आप देखो, 5 3 8 मतलब इधर से कोई कैरी नहीं गया है। इधर कैरी कितना रहेगा? शून्य रहेगा। ध्यान से देखते जाइएगा। 7 5 12 की दो हासिल 1 यहाँ पर होगा और इधर सबसे अच्छा दिख रहा है कि 5 3 8 है, ये 8 ही रहेगा। कुल मिला के अगर हम बात करते हैं यहाँ पर 8 और 2, जैसे अगर 3 से कटने की बात करो तो 8 2 10, 10 प्लस बी, अगली संख्या जो हमारे पास इससे कट जाए वो क्या हो सकती है? या तो 12 हो सकती है, या तो 15 हो सकती है, या तो 18 हो सकती है। इन्हीं में से कोई ना कोई एक संख्या होगी। कुल मिला के अगर मैं सोचूं तो जैसे देखिए, संभव तो नहीं है। अगर हम 3 में 1 जोड़ते हैं तो 4, अगर a का मान भी कुछ लेंगे तो यह संख्या 12 नहीं बना सकता है। मतलब एक तरह से जैसे b का मान अगर हम 12 के लिए सोच रहे थे तो b का मान क्या होना चाहिए था? अगर जैसे 10 प्लस 10 में क्या 2 होना चाहिए था? 2 तो संभव नहीं था। 2 लेकर के अगर आप b को लेके चलते हैं, जैसे अगर आप सोचे b की जगह 2 कर दें, तो 2 पॉसिबल नहीं, क्योंकि 3 1 तो 4 ऑलरेडी हो रहा है। मतलब 4 से बड़ा। अब इसके लिए अगर सोचो तो b का मान क्या होना चाहिए था? 5, और इसके लिए सोचो तो 8। अब अगर हम इनमें ऑप्शन के हिसाब से चले, जैसे आप ध्यान से देखिए, तो मेरे हिसाब से जैसे अगर हम इसको ले ले 3 1 4 हो गया। अब 4 में क्या जोड़ दूं? 4 में निम्नलिखित में क्या जोड़ दूं कि इनमें से कोई प्राप्त हो जाए? इनमें से कोई प्राप्त हो जाए। तो इनमें से प्राप्त होने में 5 है। अगर हम लोग सोचे तो 5 के लिए 1 होगा। मतलब अगर आप 1 रख दें, जैसे b की जगह पर अगर हम लोग यहाँ पर 1 रख देते हैं, बी की जगह पर जैसे सॉरी इसकी जगह का अगर ए की जगह पर 1 रख देते हैं, 1 1 2 2 3 5 हो जाएगा, तब भी यह संख्या 3 से कट जाएगी। लेकिन कन्फर्म है कि 1 रख देना मैक्सिमम मान तो है नहीं। तो अगर हम आगे चले, अगर हम इसकी जगह पर मान लीजिए हमने कहा कि अगर हम लोग यहाँ पर ए की जगह पर 4 रखते हैं, 1 4 5 5 3 8, मतलब बी की जगह पर कितना हो जाए? 8 8 8 16 2 18, तब भी संख्या 3 से कट जाएगी। तो यहाँ पर इसने मैक्सिमम मान पूछा, जैसे एक पॉसिबल तो है, बट एक मिनिमम है। अगर सोचो तो एक मिनिमम है। 4 रखिए, आप ए की जगह पर कितना रखेंगे? 4 रखेंगे, तो जाकर के मैक्सिमम रिजल्ट दे रहा है। जैसे आप ध्यान से फिर सुनिएगा बातों को। 8 2 10, 10 में क्या जोड़ दूं कि संख्या 3 से कट जाए?
तो 10 में 2 जोड़ सकते हैं, 10 में 5 जोड़ सकते हैं, 10 में 8 जोड़ सकते हैं। तीनों कोई ना कोई हम जोड़ करके आंसर ज्ञात कर सकते हैं। 7, 5, 12, 12 एक हासिल यहाँ बच रहा है, यहाँ कोई हासिल नहीं है, मतलब कुल मिला के लेना-देना इसी लाइन का है। अब इस लाइन में भी 1 और 3 ऑलरेडी जुड़ रहे हैं, 4 हो रहे हैं, मतलब संख्या a का मान जो होगा, जैसे अगर सोचा जाए तो हम लोग यहाँ पर अब यहाँ पर जो रिजल्ट है 4 से बड़ा होना चाहिए। तो 4 से बड़े में 5 भी हो सकता था, 8 भी हो सकता था। अगर मैं 5 बनाऊँगा तो a का मान 1 रहेगा और 8 बनाऊँगा तो a का मान 4 रहेगा। तो मैक्सिमम सोचेंगे हम a का मान कितना मानेंगे बताइए? 4 मानेंगे। मुझे लग रहा है क्लियर हो गया। अगर एक बार और देखना है तो ऐसे देखिए, 5 है, a है, 7 है, 3 है, 5 है। रिजल्ट जो प्राप्त हो रहा है 8 B2 है। कन्फर्म है कि यहाँ पर अगर यह संख्या 3 से कटेगी, यह संख्या अगर 3 से कटेगी तो 8, 2, 10, तो इसका मतलब B का मान या तो 2 होगा, या तो 5 होगा, या तो 8 होगा। क्यों? 8, 2, 10, 2, 12, 8, 5, 13, 2, 15, 8, 8, 16, 2, 18। अब हम जानते हैं कि 7, 5, 12 की 2 हासिल 1 आया है। 1, 3 जुड़ के 4 हो रहा है, तो रिजल्ट में या तो A हो सकता था या तो A हो सकता था। मतलब इसकी जगह पे मतलब या तो हम 5 प्राप्त करने की कोशिश करेंगे या तो 8 प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। 3, 1, 4, 4 में 1 जोड़ने से प्राप्त 5 हो सकता था, मतलब A का मान 1 आ सकता था। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर जैसे 8 के लिए सोचेंगे तो A का मान मुझे 4 रखना होगा। अब देखो 1, 4, 5, 5, 3, 8 तो सही है, 4 इस प्रश्न का राइट सॉल्यूशन होगा। 4 इस प्रश्न का राइट सॉल्यूशन होगा, डी ऑप्शन करेक्ट हल है। जो लोग डी बताए हैं एकदम सही है, वो अपना दिमाग कंसंट्रेशन एकदम प्रॉपर बना के चल रहे हैं और अच्छी बात है। आइए अगले प्रश्न पर देखा जाए, काम किया जाए, थोड़ा ध्यान से देखिए सभी लोग यहाँ पर। प्रश्न क्या है उसको खूब अच्छे से क्लियर करिए। प्रश्न क्या है अगला, किसी शहर की जनसंख्या में 2018 में 15% और 2019 में 10% की वृद्धि हो जाती है, 10% की वृद्धि हो जाती है। एक महामारी के कारण 2020 में इस संख्या में 10% की कमी होगी। देखिए 18 में थे, 19 में थे, 18 में थे, ध्यान से देखते जाइएगा। 18 में थे, 19 में पहुंचे और 20 में पहुंचे। इसने कहा 18 में 15% की कमी हुई, 15% की कमी हुई। 19 में इसने कहा 19 से 20 में 10% की वृद्धि हुई, फिर 10% की देखो क्या हुई, कमी हुई। इस तरह से हमारी जनसंख्या 3 साल में अलग-अलग रिड्यूस हो रही है। इसके लिए अलग-अलग पैटर्न होता है, आपको अच्छे से जानकारी होगी। कुछ लोग इसको लगा भी सकते हैं, हमको कन्फर्म है, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। अब हम थोड़ा-सा जो पैटर्न पढ़ाते हैं आपको उसको ध्यान से देखिए। जैसे हमने कहा 15% की वृद्धि है। भैया 15% की वृद्धि है, 10% की कमी है, 10% की ये भी वृद्धि ही मान लो, वृद्धि है ना? हाँ, वृद्धि है और 10% की कमी है। ये 3 हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं। अब अगर आप लोग इसको भिन्न की तरह ट्रीट कराओ, भिन्न की तरह लेके चलो, ये कितना हो जाएगा बताएँ? 5 तिया 15, 3/20 हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा और 1/10 हो जाएगा। ये जानकारी है। और एक बात तो मैं ऐसे भी बता दूं, आप लोगों को आइडिया होगा कि अगर मान लो कभी 10% की वृद्धि और 10% की कमी है तो रिजल्टेंट क्या प्राप्त होता है? 10% की वृद्धि है, 10% की कमी है, तो कन्फर्म है कि 1% की कमी होती है। मतलब अगर इन दोनों को मर्ज कर दे तो 1% की कमी है। 15 और 1 का हम कॉम्बिनेशन यूज कर ले तो भी प्रश्न हल हो सकता है। जैसे अगर आप ऐसे सोच रहे हैं तो 10% की वृद्धि, 10% की कमी, 1% की कमी। मतलब अगर हम इस भिन्न ऑप्शन को भी छोड़ दें, हम ऐसे लेके चले कि चलो 15% की पहले वृद्धि है, 1% की कमी है, अगर ऐसे लेके चले, तो जो सतत का सूत्र होता है उसको अभी अप्लाई कर सकते हैं। 15 माइनस 1 माइनस 15 गुणे 1/100, ये भी लगाया जा सकता है। ये हो गया 14 और ये 0.15 हो गया, घटा दे 13.85 हो गया। 13.85% की वृद्धि यहाँ पर आपको दिख रही है, जो सी ऑप्शन में आपको दिया गया। बाकी आप ट्रेडिशनली जो हम लोग फॉलो करते हैं उसको लगा सकते हैं। जैसे कैसे? कैसे कर सकते हैं? 20 में 3 जोड़कर 23, ठीक है? 10 में 1 जोड़कर 11, ऐसे हमने क्लास में पढ़ाया है और ऐसे आप लोगों ने पढ़ा है, हमेशा किया है। इनको कंबाइन कर दें, इनको कंबाइन कर दें, कंपेयर कर लें, वृद्धि कभी जनरेट हो जाती है। ये आपकी प्रक्रिया है। जैसे अगर आप इसको करते हैं 2000 होता है, इसका गुणा करेंगे थोड़ा-सा लॉन्ग लंबा आएगा, 99 गुणे 23 आएगा। अब इसको भिन्न में कन्वर्ट करेंगे तो मतलब यहाँ से यहाँ कंपैरिजन करेंगे तो 113.85 आएगा ही आएगा। इससे कंफर्म हो जाएगा कि 13.85% की वृद्धि हो रही है। बट मैंने कहा कि अगर ऐसे प्रश्न होते हैं तो कहीं न कहीं कुछ ना कुछ लूज़-फाँस होता है। 1% यहाँ पर कैसे, आप समझने की कोशिश करिए। 10% की वृद्धि है, 10% की कमी है, तो बरबल तो है ही है, 1% की कमी होती है, तो सबने आपने बताया हमें। मैंने कहा भाई 15% की वृद्धि, अब एक रिजल्ट ये है, एक रिजल्ट इनका कॉम्बिनेशन हो गया, 1% की कमी।
तो सूत्र आपने पढ़ा है a माइनस बी माइनस ए बी बटा 100, क्यों पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? एक 15% की वृद्धि 1% की कमी, तो क्या लगाए 15 माइनस 1 माइनस 15 गुणे 1/100, यही तो होता है ना भैया। 15 में से 1 निकलेगा तो 14 होगा कि नहीं होगा, कंफर्म है। और 15 गुणे 1/100 मतलब अगर 15 से भाग दें तो 0.15 होगा कि नहीं होगा, ये क्लियर है। अब यहाँ पर हमने क्या किया, 14 में से 15 0.15 निकाल दिया, 13.85% की वृद्धि तो समझ में आ रही ना यहाँ पर, तो प्रश्न तो क्लियर है। यस यस, ध्यान से करिए, एकदम क्लियर होगा, इसमें ऐसी कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है कि आप पांचवें प्रश्न को अच्छे से कर सकते हैं, ध्यान से कर सकते हैं। यस, हाँ। उमेश कह रहे हैं सर आप पेट के लिए पढ़ा रहे हो, अरे भाई पेट में ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं, आप याद रखिए, पिछला पेपर उठा के देखो, इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए इंडिसेस का एक प्रश्न किया जाए, खूब बढ़िया सा प्रश्न है, मन लगा के ध्यान से देखिए, तो उत्तर थोड़ा सा तेजी से बताएं सभी लोग, इसका रिजल्ट क्या हो सकता है। हमारे पास है 243 की पावर n बटा 5 है, गुणे 3 की पावर 2n प्लस 1 है। जो इंडिसेस का मैंने रूल बढ़ाया था सर्ट्स का, उसी तरह का अप्रोच यहाँ पर काम करेगा। आप लोग बस ध्यान से करने की पूरी कोशिश, अपने मन लगाकर करने की कोशिश करिए। चलिए आइए समझिए, 243 को हम 3 की पावर में क्या करना चाहिए, हमें थोड़ा सा आप लोग बताइए। भैया ये 3 की पावर 5 होता है और ऑलरेडी n बटा 5 है, सही है ना। और यहाँ पर 3 की पावर 2n प्लस 1 है। नीचे आ जाइए, इसको 3 की पावर आप 2n बना दो और 3 की पावर n माइनस 1 बना दो। ऊपर अंश में थोड़ा काम किया जाए, जब बेसिस सेम होते हैं तो पावर जुड़ जाते हैं, पहले इसको इसको खत्म कर दिया। मतलब यहाँ पर क्या बच रहा है, 3 की पावर n, यहाँ पर क्या है 3 की पावर 2n प्लस 1, तो कुल मिला के 3 की पावर 3n प्लस 1 हो जाएगा। नीचे चलिए, इसको अगर हम जोड़ते हैं तो ये भी 3 की पावर 3n माइनस 1 हो जाएगा। और आपको अच्छे से पता है जब बेसेस सेम होते हैं तो पावर घट भी जाती है ऊपर नीचे जाके। जैसे अगर आप इसको ऊपर लेके जाएं तो 3 की पावर ऑलरेडी देखो 3n प्लस 1 है, माइनस 3n होगा और प्लस 1 होगा, ये ऐसे ही खत्म हो गया। 3 की पावर 2 हो गई जो कि कितना होगा बताएं, 9 होगा। बी ऑप्शन राइट सोल्यूशन होगा, 9 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल 9 होगा। राइट सोल्यूशन इस प्रश्न का 9 माना जाएगा, जो कि 3 की पावर 2 है। तो छठे प्रश्न का करेक्ट उत्तर 9 है, ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर बी है, बहुत तेजी के साथ आपने उत्तर बताया है, ये अच्छी बात है, अच्छा लगा देख के। एक अब तक का सबसे अच्छा प्रश्न है, अब तक का सबसे अच्छा प्रश्न है। वर्गमूल आपका पाठ्यक्रम है, वर्गमूल पूछा जाएगा, और वर्गमूल अगर जो है हम लोग अच्छे से करेंगे इस तरह के प्रश्नों की, केवल नॉर्मली परफेक्ट स्क्वायर का वर्गमूल थोड़ी करना है, ऐसे नंबर का भी वर्गमूल हम लोग को करना है। जब भी कभी आपको इस तरह का नंबर मिले जिसका वर्गमूल हमें करने की जरूरत पड़े, तो जानते हैं कि वर्गमूल तभी संभव है जब यह पूर्ण वर्ग की स्थिति में हो। अगर हम लोग जैसे इस पैटर्न को देख रहे हैं, इस कॉम्बिनेशन को देख रहे हैं, तो हमारे दिमाग में ए वर्ग प्लस बी वर्ग 2ab का फॉर्मेट चल रहा है। तो एक बात तो हमेशा दिमाग में रखिएगा, ये किसी का वर्ग या उनका जोड़ घटाव होगा, जोड़ होगा बेसिकली, और यह जो है 2ab का फॉर्मेट होगा। तो आप इस तरह के, भाई आपको करना बेसिकली ये है, आप कभी भी इस तरह के नंबर में देखिए, जैसे मान लो यही 2√5 दिया होता, जैसे अगर ऐसे लिखा होता तो मेरे लिए थोड़ा आसान हो जाता, हम इसको 2√5 के फॉर्मे में मान लेते। लेकिन अगर नहीं दिया है तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, खूब मन लगा के कंसंट्रेट होके मेरी एक एक बात को, एक एक शब्द को सुनिएगा। मैं 2√5 मतलब 2 से मैंने इसको गुणा कर दिया, लेकिन अगर 2 से किया है तो 2 नीचे भी करना पड़ेगा। जैसे हमने इसको 2ab का फॉर्मेट दिया, 2ab का जामा इसको पहनाया, लेकिन 2ab बनाया तो 2 से हमने नीचे भी गुणा कर दिया। मैंने कहा 2ab के रूप में लाइए, क्योंकि अगर चाहे a माइनस बी का होल वर्ग करिए, वैसे a माइनस बी में बन रहा है, तब भी 2ab आएगा, a प्लस बी का होल वर्ग करेंगे तो भी अंत में 2ab आएगा। ठीक, अब हम इसको क्या कर सकते हैं, थोड़ा समझिए, इसको ऊपर ले जा सकते हैं। तो 2 गुणे 3 कितना हो जाएगा, 6 माइनस 2√5 डिवाइड बाई कितना हो गया बताएं, 2 हो गया। कंफर्म है, ये आपको समझ में आ गई होगी बातें। अब हमारा काम क्या बचता है, हमारा काम ये बचता है कि हम इस 5 को, जो √5 है बेसिकली, हम ऐसा कोई ब्रेक यहाँ पर कॉम्बिनेशन, ऐसा कोई फैक्टर दिमाग में लगाएं जिसका प्रोडक्ट √5 हो जाए, क्योंकि हमें ए बी, क्योंकि 2 तो ऑलरेडी है ही है, तो 2ab के रूप में लिखने के लिए ए और बी को इसी के फॉर्मेट में सोचें। हम यहाँ पर समझ गए, इसको हम √5 कर दें, गुणे 1 कर दें, मतलब 1 मतलब √1 कर दें, तो यह क्या हो जाएगा पता है, ट्वाइस ab हो जाएगा। नियमतः अभी कुल मिला के ऐसे बन चुका है, ये देखिए, ये बन चुका है √5 माइनस 1 माइनस √1 बेसिकली अपॉन 2 का होल वर्ग बन गया है।
अपान 2 का क्या बन गया है, होल वर्ग, मतलब सॉरी ऊपर का हो गया, नीचे एज इट इज रहने दीजिए, नीचे आप एज इट इज रहने दीजिए जैसे था। एक सेकंड, अब ये ऐसे बन गया है, √5 माइनस √1, ठीक है, इसका होल वर्ग है, नीचे आपका 2 है। अब इसका होल वर्ग है भैया, बाहर लेके जाएंगे तो यहाँ पर √5 √1 का वर्ग तो सीधा 1 ही -1 होगा, और 1 2 का वर्गमूल क्या होगा, √2 होगा। तो √5 -1 अपान √2 हो जाएगा, √5 -1 अपान √2 इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन हो जाएगा, जो आपको सी ऑप्शन में दिया है। एक बार फिर कंफर्म करिए आप सब लोग, कैसे बताया गया, बहुत अच्छा सा प्रश्न है। ध्यान से देखिए, कितने लोग को समझ में आया कमेंट करके जरूर बताइए। जो आए, जिनको समझ में ज़रूर आए, और जिसको थोड़ा बहुत डाउट हो मन में, वो भी बताएँ कि हाँ सर इस तरह से नहीं, हमको ऐसे नहीं समझ में आया। कुछ ऐसी बातें बताएँ, मैं फिर से समझाने की कोशिश करूँगा, खूब मन लगा के सुनिए। मैंने कहा 3 माइनस √5 है, ये तो समझ में आ रही बात है। डार कभी-कभी देखो, हमारे दिमाग में इस तरह का प्रश्न जब भी आए तो मान लेना a माइनस बी का होल वर्ग होगा या a प्लस बी। अभी माइनस है तो मेरे दिमाग में तो चल रहा है a माइनस बी का होल वर्ग होगा। लेकिन आप इस बात को जानते हैं कि चाहे a माइनस बी का होल वर्ग हो, चाहे a प्लस बी का होल वर्ग हो, अंत में 2ab तो होता ही होता है। क्या इसमें 2ab है? नहीं है। तो हमने 2 से गुणा कर दिया, 2 से ऊपर किया तो भाई बैलेंस करना पड़ेगा, नीचे भी करना पड़ेगा, मैंने किया। थोड़ा और अच्छे से बना दिया, 2 गुणे 3 6 कर दिया, -2√5 डिवाइड बाय 2 कर दिया। चाहते तो इसको पहले से निकाल के 2 को बाहर ले कर लेते, क्योंकि अब ले दे के मेरा काम इनसे रह गया है। इनमें भी ये देखो 2 है और इसे हम AB बनाना चाहते हैं। जो √5 इसको क्या बना सकते हैं? AB। कभी-कभी ये होता है √6, देखो ध्यान से। कभी-कभी ये √5 की जगह पे √6 होता तो मैं इसको √3 इंटू √2 लिखता। √6 को हमें √2 इंटू √3, मतलब कुछ ऐसा बैलेंस बनाने की कोशिश करते। अब आपको देखिए यहाँ पर √5 का डिस्ट्रीब्यूशन किया तो √5 इंटू √1 हो गया, क्योंकि √5 को √1 से गुणा करेंगे √5 ही आएगा। इसका मान A हो गया और यह B हो गया। तो कुल मिला के अगर सोचो तो जो हमारे पास 2 पार्ट में ब्रेक हो रहा है, बस उसी में इस साइन को अप्लाई कर दें, होल वर्ग कर दें, नीचे वाले को एज इट इज निकाल दें। एज इट इज निकालेंगे लेकिन बाहर निकलेगा रूट हो जाएगा, और इसमें वर्ग है तो सीधा वर्गमूल हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। और इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी से इसको लिख लीजिए, अगले एग्जाम के लिए अभी से इसको लिख लीजिएगा। मुझे लगता है कि आपको अगर कभी भी यह प्रश्न दिखेगा तो आप करके आएंगे, कभी आप गलत नहीं करेंगे। यही मेरी कोशिश रहेगी, यही मेरा प्रयास रहेगा। अब जो सबसे पेट परीक्षा के लिए जान है, उसकी रूट है, वो है तालिका और ग्राफ के प्रश्न। तो पहले मेरे पास एक ग्राफ है जिसमें 4 या 5 प्रश्न है। देखो 8 से 12 मतलब 5 प्रश्न हैं। कुछ हमारे पास कंडीशंस दी गई हैं। यहाँ पर एक एक्सिस टेबल लाख रुपए में पढ़िए, नीचे दिए गए दंड आरेख, मतलब यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं, डायग्राम, जो बार डायग्राम है उसको पढ़ना है ध्यानपूर्वक, केयरफुली, एंड आंसर करना है दिए गए प्रश्नों का। 2 दंड दिख रहे हैं, लाइन दिख रही है, एक ब्लू कलर की है और एक आपकी, ये कौन सा कलर है, ऑरेंज कलर की है। दोनों लाइन को देखना है और दोनों लाइन का मतलब समझिए। एक आय को दर्शा रहा है मतलब इनकम, दूसरा खर्च को दर्शा रहा है खर्च। अब आप जानते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि आय है 100 रुपए और खर्च है 80 रुपए, तो आपकी बचत क्या है, मतलब लाभ क्या है, तो आप कहोगे सर 20 रुपए। इस बात को दिमाग में सेट कर लीजिए, प्रश्न आपके एक भी गड़बड़ नहीं होंगे, सब आराम से आप करते जाएंगे। पहला प्रश्न आपके सामने बोर्ड पर अवेलेबल है, ध्यान से देखते जाइए, करते जाइए, कभी कोई गलती ना होने पाए। 1983 तथा 84 में लाभ का अंतर हमें बताना है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट इन लैक्स रुपीस इन ईयर ऑफ 1983 टू 1984। 83 और हम बात कर रहे हैं 84 की। यहाँ पे लाभ बताओ हमें, थोड़ा सा कमेंट करके आप लोग थोड़ा सा कमेंट जरूर करिए कि 83 में लाभ कितना दिख रहा है, बताइए। 83 में इनकम कितनी है, 50 ना, और खर्च कितना है, व्यय है ना 30। तो दोनों के अगर हम डिफरेंस कर दे तो लाभ कितना हो जाएगा, बताइए 20। भाई 50 में से 30 खर्च कर दिया तो लाभ क्या हो गया, 20। इसकी बात किया जाए, यहाँ पे इनकम है 40 और खर्च कितना है बताएं, 30। तो इसमें डिफरेंस करेंगे 10। दोनों लाभों का अंतर कीजिए तो 10 लाख रुपए का अंतर है इनके लाभ में। तो 10 लाख रुपए सी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन माना जाएगा। क्यों, मेरी बात समझ में आई? 10 लाख रुपए यहाँ पर लाभ का अंतर माना जाएगा 83 और 84 में। तेजी के साथ आप कमेंट कर रहे हैं, अच्छी बात है। ऐसे ही बताते चलिए, कंफर्म करते चलिए, गलत बिल्कुल मत करिए। आइए अगले प्रश्न की बात किया जाए। अगले प्रश्न की, अगला प्रश्न आपके सामने बोर्ड पर अवेलेबल है। उन वर्षों की संख्या कितनी है जिनमें आय दिए गए वर्षों की औसत आय से अधिक रही है, जिसमें आय जो रही है दिए गए वर्षों की औसत आय से, आयु ना बोलिए, से अधिक रही है। तो आय को ध्यान देना है, जैसे यहां पर आय 30 है,
यहाँ पर आय 50 है, यहाँ पर आय 40 है, यहाँ पर आय 60 है और यहाँ भी 60 है। सबको जोड़िए थोड़ा-सा आय, तो औसत निकालना है क्योंकि आय की इसने हमसे बोला है जो औसत आय से ज़्यादा आय रही है, कितने वर्षों में रही है? कौन-कौन बता रख सकते हैं बताइए हमें थोड़ा-सा? थोड़ा जोड़ के देखिए 60-60, 20, 120, 40, 160 और 160 और 80 240 हो जाएगा। जोड़ के देखिए, बटा 5 कर दें क्योंकि 5 वर्षों की बात है, 5 से करेंगे 5 चौके 20, 5 अठे 40। औसत आय कितनी हो गई बताइए 48। ये औसत आय भाई। औसत आय से ज़्यादा कहाँ-कहाँ था आप देख करके बताइए हमें, यही तो पूछा। उन वर्षों की संख्या बताइए जिनमें जो आय है, दिए गए वर्षों की औसत आय से अधिक रही है। भाई यहाँ तो ज़्यादा है ही है, यहाँ ज़्यादा है ही है, यहाँ भी ज़्यादा है। तो 3 ऐसे वर्ष हैं जहाँ पे औसत आय से ज़्यादा आय प्राप्त हुई है, वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बिल्कुल, सी ऑप्शन राइट सॉल्यूशन। आप में से प्रत्येक लोग हमें बता रहे हैं फटाफट, ये अच्छी बात है। 3 ऐसे वर्ष हैं जहाँ पर आय जो रही है औसत आय से ज़्यादा रही। औसत निकालना यहाँ पे सबसे मेन काम था और आशा करता हूँ आप निकाल लिए होंगे। कोई दिक्कत की बात नहीं रही होगी। अगला यहाँ पर ऑप्शन देखिए, अगला प्रश्न देखिए। सभी वर्षों को मिलाकर औसत आय का औसत लाभ से अनुपात कितना है? औसत आय का अभी देखो हमने जैसे औसत आय बनाई है। तो औसत आय भाई कितना आया था हम लोग का 48। इसमें कोई डाउट नहीं क्योंकि हमने ऑलरेडी कर रखा था। औसत आय 48 है। 48 में ऑप्शन दिख रहा है मेरे दिमाग में तो उत्तर भी आ गया। अब अगर ध्यान से देखिए बी ऑप्शन हमको लग रहा है कि उत्तर है। सभी वर्षों को मिलाकर औसत आय और औसत लाभ, तो लाभ थोड़ा-सा देखना पड़ेगा हम लोग को यहाँ पर। फिलहाल मेरे को तो उत्तर बी ऑप्शन नज़र आ रहा है। आप अगर समझ रहे होंगे तो ठीक है क्योंकि 48 हमको पहले से प्रश्न में क्लियर था कि 48 औसत आय थी, लेकिन हम लाभ निकालते हैं। यहाँ पे लाभ 10 होगा, क्यों? 30 और 20 का डिफरेंस 10 होता है। 50 और 30 का डिफरेंस 20 होगा, 20 कर दीजिए। 40 और 30 का डिफरेंस 10 होता है, 10 लिख दीजिए। 60 और 40 का डिफरेंस 20 होता है, 20 लिख दीजिए। अंततः ये 60 है और ये आपका क्या होगा पता है? 35 है। 60 में से 35 निकाल दे तो 25 होता है। कन्फर्म है? हाँ, ये देखें ध्यान से देखिए 30 नहीं एग्ज़ैक्टली 30 ये होता, 30 और ये 40 था, तो उनके बीच का डिफरेंस क्या था? 35 था, तो 60 में से 35 निकाल दिया तो कितना होता है? 25। छोड़ के देखिए थोड़ा-सा। 20 10 30 10, 20 10 30 या 40 20 60, 20 80, 5 85 है। 85 को अगर हम 5 से भाग करेंगे औसत औसत लाभ औसत लाभ हो गया भैया 85 बटा 5 मतलब 17। तो अनुपात क्या हो पाएगा बताइए? अनुपात हो गया 48 अनुपात 17। क्या यही तो है? हाँ यार। अब देखो इसमें हमें करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि स्टार्टिंग में अगर 48 दिया था तो हम तो वहीं देख करके कंफर्म थे। 48 अनुपात 17, आप मेरी बात से सहमत हो गए होंगे। इसमें कोई दिक्कत ही नहीं थी, कहीं डाउट ही नहीं था। 48 अनुपात 17 था। शुरू में ही देख करके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया था कि यही उत्तर होना चाहिए। आशा करता हूँ ये भी खूब समझ में आ गया होगा सबको, किसी को डाउट नहीं होनी चाहिए। ऐसे प्रश्नों पर फोकस्ड रहिए, करते रहिए, कहीं कंफ्यूजन मन में ना रखिए। आइए अगले प्रश्न पर बढ़ा जाए। अगला प्रश्न आप सब ध्यान से देखिए क्या है। वर्ष 1982 की तुलना में 86 के लाभ में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? 82, अब देखो ध्यान से 82 की तुलना में, हम 82 में चलते हैं। लाभ बता दीजिए आप लोग कितनी है? लाभ यहाँ पर 10 है। 86 में लाभ अभी अभी हम लोगों ने बताया था 25 का आया था। कैसे? क्योंकि 60 में से 35 निकला था। 10 से 25 होना, कितने प्रतिशत की वृद्धि होना? 5 दूना 10 है, 5 पचे 25 है। 2 से 5 होना, कितने का इंक्रीज है? 3। अगर देखा जाए 2 से 5 दूना 10, 5 पचे 25, 3 गुणे 100 बटा अगर मैं 2 करता हूँ, 50 हुआ, 50 को 3 से गुणा कर दिया, 150% की वृद्धि है। 150 वैसे साफ-साफ नज़र आ रहा था। 10 से 25 होने का मतलब ही 15 बढ़ जाना, और 15 बढ़ गया तो 150% की वृद्धि नज़र आएगी। और 11वें प्रश्न का राइट सॉल्यूशन आपका कितना हो गया बताएँ? कितना हो गया? 150% हो गया। ये कन्फर्म आंसर था, ये करेक्ट आंसर था, और ऐसे ही कर सकते हैं। और लास्ट में मेरे ख्याल से इस ग्राफ का अंतिम होगा, इसके बाद फिर से वही हमारे पास अरिथमेटिक के प्रश्न आ जाएँगे। आइए पढ़िए, 82 से लेकर 86, मतलब यहाँ से बात कर रहा हूँ मैं अंत तक। 82 से लेके 86 तक कुल आय कुल व्यय से कितनी अधिक है? कुल आय और कुल व्यय दोनों का डिफरेंस बताना है। भाई देखो कुल आय तो मैं जोड़ चुका हूँ। कुल आय जोड़ा है आप लोगों ने, कितना था बताएँ? 240। कुल आय हमने जोड़ा था 240 और मैं कुल लाभ भी जोड़ चुका था। कुल लाभ आया था 85, तो 85 अगर घटा देते हैं तो कुल व्यय आ जाएगा। ध्यान समझ रहे हैं ना? कुल व्यय के लिए आपको जोड़ने की जरूरत नहीं है, इसमें से 85 घटा दीजिए। 85 घटाएँगे तो क्या हो जाएगा पता है? यहाँ पर
फिलहाल हमको जरूरत क्या है, ज्यादा है, यही तो लाभ ही तो था जो अधिक था, तो साफ साफ उत्तर 85 लाख है। हमें करने क्या जरूरत है, फिलहाल अगर कुल व्यय निकालना चाहते हैं तो 10 से 5 5 हो गया, 13 से 8 आपका क्या हो जाएगा, 8 5 13, 155 हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर फिर वही अंतर करना है, तो अंतर तो ऑलरेडी दिया ही था हम लोग को। पिछले प्रश्न में आप लोगों ने किया था, कुल लाभ कितना आया था 85 और कुल आय कितनी थी 240। आय और व्यय में जो अंतर होता है वो लाभ के बराबर होता है। आय और व्यय में अंतर किसके बराबर होता है, लाभ के बराबर होता है। तो हमें इसके लिए कोई अतिरिक्त वर्किंग करने की आवश्यकता नहीं थी, सीधा सीधा उत्तर बता सकते हैं। सीधी सी बात, अगर जब अंतर पूछ रहा है भाई आय और लाभ व्यय का अंतर क्या होता है, लाभ ही होता है, तो सीधा सीधा हम लोग यहाँ पर लाभ बता सकते हैं। और यहाँ पर लाभ आपके इस प्रश्न का उत्तर कितना हो गया, 85 लाख। आइए, खत्म हो चुका है। अब हम लोग देखिए, एक बहुत ही कॉमन प्रश्न आता है और ये अक्सर पूछा जाता है भाज्यता या विभाजन के संबंध में। आप इसको समझिए, एक संख्या है, इस संख्या का मान क्या है, 8379 है। कह रहा है कि इसको जब मैं 87 से भाग करता हूं, 87 से भाग, सॉरी, एक संख्या थी, सॉरी, एक संख्या थी, उसको जब आप 87 से भाग करते थे तो शेषफल कित एक संख्या थी, ऐसे समझिए, एक संख्या थी, जब उसको मैं 8389 से भाग करता था तो शेषफल 87 आता था, ये रिमाइंडर आता था। एक संख्या थी n, इसको अगर मैं इससे भाग करता तो शेषफल 87 आ रहा था। कह रहा जब उसको हम लोग यहाँ पर उसी संख्या को जब मैं 63 से भाग करूंगा तो शेषफल क्या आएगा। एक चीज आप समझ लीजिएगा, यहाँ पर हम जानते हैं कि ऐसी स्थिति में हमें कुछ नहीं करना है, हमें इस रिमाइंडर को ही 63 से भाग करना है। और जब आप इस रिमाइंडर को 63 से भाग करोगे तो एक बार जाएगा और अब की बार जो शेषफल आएगा इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा। इस तरह के प्रश्न में आपको कभी कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, सीधा सीधा करने की आवश्यकता होती है। हमारे पास एक कोई नंबर था जिसको जब मैं इससे भाग करता था तो इतना शेषफल आता था, जब उसी को हम 63 से भाग करेंगे तो इन दोनों का जो अंतर होगा वही शेषफल हो जाएगा। हमेशा इस टाइप का प्रश्न आपका उत्तर करेक्ट दे देता है, आपको कभी कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। सी ऑप्शन राइट सोल्यूशन है। आप सभी लोग यहाँ पर पढ़ के आगे बढ़िए। 14 नंबर पर पहुंचिए। ये देखिए, थोड़ा सा औसत बेस क्वेश्चन है। औसत बेस, इस प्रश्न को ध्यान से देखिए और करिए सभी लोग। क्या है प्रश्न, कैसे किया जाएगा, थोड़ा दिमाग लगाइए। मेरे पास भैया 1 से लेकर 60 तक के छात्रों के कुछ परिणाम हैं, मतलब अंक हैं। मेरे पास 1 से लेकर 60 तक के छात्रों के कुछ अंक हैं, परिणाम हैं। उनका जो औसत है वो 36 है। औसत कितना है, 36 है। मतलब ये संख्या है 1 से लेकर 60 तक, संख्या बेसिकली 60 हो गई। और एवरेज जो औसत था, औसत, वो औसत कितना है बताएं हमें, औसत है 36। 60 बच्चे थे, 60 बच्चों के अंकों का औसत क्या था बताएं, यहाँ पर 36 था। अब इसमें हमसे, अच्छा, इसमें हमसे पूछा, एक और बातें हमको दिया था, अगर हम 1 से मतलब 22 तक, पहले 22 छात्रों का औसत इसने बता दिया हमसे 36 है, 22 छात्रों का औसत 36 है। और 32 पिछले छात्रों का औसत कितना है, 32 है। तो हमसे पूछा कि जो बचे छात्र हैं उनका औसत बता दो क्या होगा। तो पहले तो आपको योग निकाल देना है, योग निकाल दीजिए, गुणा कर दीजिए, शून्य हो गया, 6 चार के 36 हो गया, 6 त्रिक 18, 3 21 हो गया। इनका जब आप गुणा करेंगे 22 को 76 से, तो 22 को 76 से गुणा करते ही आपका मान कितना हो जाएगा, आप मुझे बताइए। यहाँ पर यह मान हो जाएगा 22 को 792 हो जाएगा। 22 को 76 से गुणा करिए, 792 हो जाएगा। इसको करते हैं तो वर्ग ही होता है, 1024 होता है। इन दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़कर इसमें से घटा दें। तो अगर हम जोड़कर घटाते हैं, जैसे मान लीजिए अगर हम जोड़े तो 4 2 6 हो गया, 9 2 11, 7 1 8 हो गया और 1 हो गया। घटा 10 से 6 4 हो गया, ठीक है, 10 से 6 आपका 4 हो गया। अगर मैं इसको घटा देता हूं यहाँ पर, और 5 से 1 3 हो गया, इधर 11 से 8, 334 हो गया। अब 334 है और संख्याएं कितनी बची है आप मुझे बता दें। संख्याएं जो बची है, जैसे अगर देखो, ये 22 और 32 होता है 54, 60 टोटल थी, 60 में से 54 घटा दी, 6 बचा। 6 से डिवाइड कर दीजिए, 6 पंचे 30 होता है, 3 6 पंचे 30 होता है, 4 6 चार के 36, 55 दशमलव छप कितना आना चाहिए, 6 पंचे 30 और 30 3 22 है, 32 है। 22 और 32 का मतलब हो गया 54, 54 घटा दिया 6 आया, 6 से देखिए, 6 पंचे 30 हो गया और 4 4 6 सत्ते 42 हो गया। अब तो कन्फर्म, 6 त्रिक 18, 57.33 करके जा रहा है। तो डी ऑप्शन राइट। बाकी तो सब सही था देखो,
थोड़ा-सा वर्किंग यहाँ करनी थी, 60 गुणे 36 करना था, 22 गुणे 36 करना था, 22 32 गुणे 32 करना था, इनको जोड़कर इससे घटाना था, तो ज़ाहिर-सी बात उत्तर 344 होगा, 34 नहीं होगा, 344। अब संख्याएँ कितनी बची हमारे पास? कुल मिला के 60 थी, 60 में से 54 निकल गई थी, 6 बची थी। देखो, पहले 22 संख्या, अगली 32 संख्या, जुड़कर 54 हो गई। 60 में से 54 निकाल दे, 6 को अगर हम 6 से भाग करते हैं, तो राइट सॉल्यूशन हमारे सामने डी ऑप्शन आता है। डी ऑप्शन 57.33, एकदम सही बात है। करेक्ट आंसर है 14वें प्रश्न का राइट सॉल्यूशन आप लोग नोट कर सकते हैं, एकदम परफेक्ट। और अब अगले प्रश्न पर मेरे साथ बढ़ जाइए, एक अच्छे और प्रश्न की बात हम लोग करने जा रहे हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न होगा, ध्यान से देखिए, अब तक का बहुत अच्छा प्रश्न है। और आप ये समझना कि प्रश्न ऐसे ही स्टैंडर्ड बनाए जाएंगे, इतना आसान नहीं। जो 5-7 प्रश्न आएगा, 5 प्रश्न अर्थमेटिक का, वो कुछ इस तरह के स्टैंडर्ड परसेंटेज, क्योंकि अलग आपका पार्ट है, परसेंटेज आपके पाठ्यक्रम का हिस्सा है, तो ऐसे ही प्रश्न आपको दिए जाएंगे। 180 अंकों की परीक्षा होती है। अगर मान लो 180 नंबर, जैसे कभी-कभी आप कोई पेपर देते हैं तो उसमें कुछ भाग थ्योरी का होता है, कुछ भाग प्रैक्टिकल का होता है। वही चीज़ इसमें भी है। 180 अंकों की एक परीक्षा है, 75 अंक थ्योरी के हैं, सॉरी 75% अंक थ्योरी के हैं, तो कंफर्म हो गया प्रैक्टिकल 25% होगा। अगर हम 75% कर देते हैं, 75% थ्योरी वाले जो अंक हैं और 25% प्रैक्टिकल वाले अंक हैं। 25% करेंगे तो 18 चौके देखो कितना हो जाएगा। अगर मैं 1/4 करता हूँ, 4 चौके 16, 4 पंचे 20, 45 अंक हो गए प्रैक्टिकल के। और घटा दीजिए इसमें से 10 से 5 5, 7 से 4 आपका कितना हो जाएगा 3, और 135 अंक आपके हो गए थ्योरी के। थ्योरी के हो गए 135 नंबर और प्रैक्टिकल के हो गए 45 नंबर, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, ये 2 अंक हो गए। अब इसमें बीना थ्योरी में 60% अंक अर्जित करती है, मतलब इसका 60% पाती है। जो बीना है, इसका 60% पाती है। इसका जब 60% पाएगी तो 60% का मतलब 13.5 गुणे एक तरह से 6 कर दीजिए। 60% करिए तो इसका आ जाएगा बेसिकली 80 ना? कितना आ जाएगा? 80 आएगा क्यों? करके एक बार देख लीजिए आप लोग। 60% मतलब 3/5 होता है। इसको अगर आप सोचे तो 3/5, 5 तिया 5 दूना 10, 5 सत्ते 35, 5 दूना 10 17 ना? 5 दूना 10 हो गया 2, और 5 सत्ते 35, 27। कितना हो जाएगा? 15 नवा 5 दूना 10 हो गया, 5 सत्ते 35, 27 गुणे 3 कर दीजिए तो कितना आ जाए? 81 आना चाहिए। जुड़ करके कितना 81 आएगा, सॉरी 80 नहीं आएगा, 81 आएगा। एक बार ध्यान से देखिएगा। मैंने कहा 3/5 होता है, 5 दूना 10, 5 सत्ते 35, 27 गुणे 3 कर दे 81। 81 नंबर तो उसने थ्योरी में अर्जित कर लिया। एकदम कंफर्म है, बीना ने 81 नंबर थ्योरी में अर्जित कर दिया। अब कह रहा है कि इस विषय में उसे कुल 62% अंक प्राप्त करना था। मतलब कुल 62% चाहिए। तो 62% मतलब आप ध्यान से देखिए कैसे निकाला जाएगा। मैं आपको कंफर्म बताता हूँ। जैसे अगर मान लो मुझे 62% निकालना है, तो हमारे पास कई तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि 10 गुणे 6 कर दें 60 हो गया, प्लस 1 गुणे 2 कर दीजिए 62 हो गया। तो 10 गुणे 6 मतलब 10% करेंगे तो 18 होगा। 18 छक्के 108 हो गया। और 1.8 होगा 1%, 3.6 होगा। 3.6 होगा, मतलब अगर जोड़ दें तो 111.6 हो गया। इतना अंक हमको चाहिए, इतना अंक चाहिए। कन्फर्म बातें समझ रहे हैं? अगर भैया इतना अंक चाहिए आपको, जो कि कुल का 62% है, तो जिसमें आपको 81 मिल चुका है, तो आपको प्रैक्टिकल में कितना चाहिए? 81.0 से घटा दें शून्य और 3, 30.6 नंबर चाहिए हमको। मतलब 45 में से 30.6 चाहिए। हम क्या करेंगे बताइए? 30.6 गुणे 100 बटा कर देंगे 45, दशमलव हटा दे शून्य, खत्म। 5 दूना 10, 5 नवा 45, 9 तिरिक 27, 9 चौके 36, 34 दूना 68। 68% इसका चाहिए आपको। 68% सी ऑप्शन राइट सोल्यूशन है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट सोल्यूशन है। आपने देखा कि 68% राइट सोल्यूशन है। जो अंक आपको अगर प्रैक्टिकल में मिल जाएंगे, तो कुल का आप 62% अचीव कर सकते हैं। अच्छा प्रश्न था, ध्यान लगा के देखने वाला प्रश्न था। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ऐसे प्रश्न आपके हल हो जाएंगे। ये देखिए, एक बड़ा अच्छा सा प्रश्न आता है। जैसे आप कभी कोई सामान खरीदने जाइए मार्केट में, और मार्केट में आज की डेट में उस पर्टिकुलर वस्तु का दाम, चीनी के दाम में 20% की वृद्धि के कारण एक व्यक्ति को 600 रुपए में 5 किलोग्राम चीनी कम मिलती है। जैसे आप खरीदने गए, कितना रुपए लेके? 600 रुपए लेके पहुंचे, तो पता चला क्या हो गया? 20% दाम बढ़ गया है। अब भी दो चीजें हो सकती है। अगर दाम बढ़ेगा तो चीनी कम मिलेगी, दाम घटा रहेगा चीनी ज्यादा मिलेगी। दोनों परिस्थितियां आपको फेस करने को मिल सकती है। इसको कराने का तरीका मैं एक बताऊंगा, लेकिन उसके पहले एक बात जान लीजिए। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि हमारा टोटल अमाउंट, जैसे आपने दिमाग में रखा है कि हमारे पास 600 रुपए है,
₹600 है। मान लो अगर ₹20 की रेट से चीनी मिल रही है, 2 चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है। अगर ₹20 की रेट से चीनी मिल रही है, तो कितने किलोग्राम चीनी मिलेगी बताइए मुझे? 600 बटा 20, 30 किलोग्राम चीनी मिलेगी। मतलब 2 चीज़ें होती हैं, आप कभी बिल बनवाइए, तो बिल 2 चीज़ों पे निर्भर करता है, एक तो रेट पर, दूसरा क्वांटिटी पर। मतलब कितना किलोग्राम कोई सामान खरीदा जा रहा है, कितनी संख्या में खरीदा जा रहा है, क्या उसका भाव है। तो दोनों चीज़ों का मल्टीप्लिकेशन टोटल अमाउंट होता है। तो कभी टोटल अमाउंट अगर दिया है, रेट दिया है, तो हम मात्रा ज्ञात कर सकते हैं। तो आपको ऐसे प्रश्नों में 2 ही चीज़ें दिमाग में रखनी है, एक तो रेट, दूसरा क्वांटिटी अर्थात मात्रा। मतलब रेट बेसिकली दर होता है, दर जिसको आप लोग कहते हैं, और ये मात्रा। 2 चीज़ें आप दिमाग में रखिए, कंपैरिजन करके उत्तर कर लेंगे। हम इसमें देखते हैं कि यहाँ पर भिन्न इसमें देखिए तो 20% दाम बढ़ गया है। 20% को आप क्या लिख सकते हैं? 1/5। इनका कहने का सेंस है अगर ₹5 पहले भाव था, तभी 1 जुड़कर ₹6 हो जाएगा। मतलब इसी को कहते हैं वृद्धि। अगर ₹5 पहले भाव था, तो अभी 1 जुड़ करके क्या हो जाएगा बताएँ? यहाँ पर 6 हो जाएगा। अब आप मुझे थोड़ा-सा उत्तर देते जाइएगा जो आपके बस का हो। अगर मान लो ₹600 आपके थे आपके पास, आप चीनी खरीदने गए। आज की डेट में चीनी ₹5 प्रति किलोग्राम के भाव से बिक रही है। तो कितने किलोग्राम चीनी लेकर आएँगे आप मुझे थोड़ा बताइए? 5 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 120 किलोग्राम लेकर आएँगे। 12 पंचे 60 होता है। मान लो चीनी का रेट 6 हो गया, अब कितने किलोग्राम खरीद पाओगे? 100 ही खरीद पाएँगे। मतलब पहले 120 किलोग्राम खरीद पाते थे, अभी कितना खरीद पाएँगे? 100 ही खरीद पाएँगे। कितना कम हो गया? 20 किलोग्राम। 20 किलोग्राम कम हो गया, जो कि यहाँ के हिसाब से एक्चुअली 5 है। तो मतलब मैंने देखा कि 5 का मान अगर 20 है, तो 1 का मान 4 होगा। पुराना रेट निकालना है, पुराना भाव, क्योंकि इस प्रश्न में यही पूछा है। चीनी का वास्तविक मूल्य और बढ़ी हुई कीमत। तो वास्तविक मूल्य 5 पे निर्भर करती थी, तो 5 चौके 20 हो गया, और बढ़ी हुई कीमत 6 है, तो 6 चौके 24 हो गया। मतलब पहले ₹20 प्रति किलोग्राम था, अभी ₹24 प्रति किलोग्राम है चीनी का भाव। तो 20 और 24, डी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट सॉल्यूशन है। पहले का भाव ₹20 था, अभी का भाव ₹24 है। आप अगर चाहते तो यहाँ पर ऑप्शन से भी कर सकते थे। अगर हम भाग देके देख लेते, तो भी पता चल जाता कि आंसर क्या होगा, वेरिफाइड हो जाता। फिलहाल ऐसा करने की जरूरत नहीं, आप ऐसे प्रश्नों को हमेशा ऐसे ही किया करिए जो मैंने अभी बताया आपको। कंफर्म हो गई होगी बातें? रेट आप देख रहे थे बढ़ा था, मात्रा आपकी कम हुई थी, उसकी वजह से, और उस हिसाब से हमने इसको कंपेयर कर दिया, प्रश्न का हल आ गया। तो राइट सोल्यूशन हो गया 16वें प्रश्न का। करेक्ट उत्तर आप लोग नोट कर लीजिएगा, और अब बढ़ चलिए मेरे साथ 17वें नंबर पर। ये बहुत अच्छा सा प्रश्न है, आप इसको ध्यान से देखिए। दो धनात्मक पूर्णांकों का योग, ध्यान से देखो, दो धनात्मक पूर्णांकों का योग दिया है, कितना? 20, 80 सॉरी। दो धनात्मक पूर्णांकों का अंतर भी दिया है, कितना दिया है? 20। मतलब योग दिया है 80 और अंतर क्या दिया है? 20। दो धनात्मक पूर्णांकों का योग दिया है, दो धनात्मक पूर्णांकों का अंतर दिया है। पूछा है उन संख्याओं के वर्गों का अंतर बता दो। इफ द सम ऑफ द टू पॉजिटिव इंटीजर्स आर 80 एंड देयर डिफरेंस इज 20, देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ दोज नंबर। उन दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर बता दो। भैया अगर इनको हम प्रोडक्ट करते हैं सीधा सीधा, ए वर्ग माइनस बी वर्ग नहीं हो जाएगा? ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी, ए वर्ग माइनस बी वर्ग हो जाएगा। तो सीधा सीधा इनको भी गुणा कर दो, कुछ करने की जरूरत थोड़ी थी यहाँ पर। हो गया। अब आप ये मत समझने लगे चलो पहले ए निकाल दे, बी निकाल दे, नहीं, कुछ नहीं करना था, सीधा सीधा हमें बताना था। भाई प्रोडक्ट करेंगे तो ए वर्ग माइनस बी वर्ग होता है, वर्गों का अंतर ही तो हो रहा है। अंतर हो रहा है, अंतर करने के लिए सीधा अगर जब उधर प्रोडक्ट कर रहे हैं तो इधर भी प्रोडक्ट करिए। तो 1600 करेक्ट उत्तर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1600। 17वें प्रश्न का राइट सोल्यूशन 1600 हो गया है। 17वां आपने कंफर्म कर लिया। आगे बढ़ता हूं मैं। 17वां डन है। 18 नंबर देखिएगा। ये देखिए, ये भी ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन ही है। अगर ऑप्शन के आधार पे हम इसको करते हैं तो बहुत आराम से इसको कर पाएंगे। एक धनात्मक संख्या से 4 कम करने पर, ध्यान से देखिएगा, एक धनात्मक संख्या से 4 कम करने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या के व्युत्क्रम के 21 गुना के बराबर प्राप्त हो जाती है। वह संख्या बता दो। आप चाहो तो स्टेटमेंट बनाओ इसके लिए। जैसे इसने कहा एक पॉजिटिव इंटीजर है, अगर उसमें से मैं 4 कम करता हूं, 4 कम करता हूं, n माइनस 4 हो गई। तो संख्या जो मूल संख्या थी n, उसके व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब 1/n के 21 गुना के बराबर प्राप्त होता है। ये आपके सामने नंबर है। अब आपको कुछ बातें मैं बताऊंगा जो ध्यान से सुनिएगा। जैसे भैया इसमें से 4 कम करोगे तो नेगेटिव आएगा, तो इसको थोड़ा दिमाग में निकाल दीजिए अभी। इसमें से अगर 4 कम करेंगे 7 में से, 4 कम करते ही देखो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब अगर मूल संख्या 7 को 1/7 बना दूं, गुणे 21 कर दूं,
तो 7 तरीके 21 अर्थात इसी के बराबर हो जाए। इसमें कहीं सोचने की जरूरत ही नहीं थी। मैंने कहा मैंने संख्या जैसे 3 को इसलिए इग्नोर कर दिया क्योंकि अगर हम इसमें से 4 कम करेंगे तो ऑटोमेटिकली यह जो है क्या हो जाएगा, माइनस में आएगा। 7 में से 4 कम करने से 3 आया। मूल संख्या का क्या किया मैंने, रेसिप्रोकल किया और उसको 21 से गुणा किया, देखो ऑटोमेटिकली वही नंबर आ गया जो हम डिफरेंस करने पे प्राप्त हो रहा था। तो मैंने बिना सोचे विचारे, नहीं सोच विचार के ऐसा नहीं, बिना सोचे विचारे बी ऑप्शन को अपना उत्तर बना लिया। तो 18वें प्रश्न का बी ऑप्शन राइट सोल्यूशन है। आप नोट कर सकते हैं, बी को करेक्ट आंसर मान लीजिए। इसके बाद देखो, अब आया टेबल। तो टेबल को ध्यान से देखिए, टेबल को पढ़िए और टेबल से प्रश्नों को हल करने की कोशिश करिए। हमारे पास यहाँ पर तालिका में दिए गए आंकड़े हैं। 5 वर्ष में किसी विद्यालय की 3 भिन्न-भिन्न संख्याओं से नामांकित लड़के और लड़कियों की संख्या को दर्शाते हैं। अब यहाँ पर जैसे आपको पूरा कुछ यहाँ पे डेटा दिया है कि हमारे पास 2012 से लेके 2020 इवन ईयर की बात है। कला, विज्ञान, वाणिज्य में लड़के-लड़कियों की संख्या दी गई है। एकदम डिटेल से बाँट दिया गया है, कोई हमें कन्फ्यूजन नहीं है। इनको देख करके हमारे पास कुछ प्रश्न होंगे, उन प्रश्नों का आपको उत्तर देना होगा। पहला प्रश्न आपके सामने बोर्ड पर अपीयर्ड है। पहला प्रश्न अपीयर्ड है तो पढ़िए और ध्यान से उत्तर दीजिए। द नंबर, हाँ, 2012 और 2016 में मिलाकर विज्ञान संकाय में लड़कों की संख्या, 2012 की बात करो और 2016 की बात करो, विज्ञान की बात करो और लड़कों की संख्या की बात करो। ये देखो, जोड़ दो भाई। 2012 और 2016 में लड़के हो गए कितने बताइए, 12 और 16 में लड़के हो गए 40 और 38 मिला के 78। कंफर्म बात है। 2012 और 16 में लड़कों की संख्या 78 हो गई। जो बता सकते हैं बताएं। फिर देखिए, उसी वर्षों में वाणिज्य संकाय में सभी वर्गों में, वाणिज्य संकाय की सभी वर्गों में लड़कियों की संख्या। अब वाणिज्य संकाय के सभी वर्गों की कुल लड़कियां, देखिए हम उन्हीं वर्ष में चलते हैं। ये तो साइंस पार्ट था, अभी हम कॉमर्स में आ गए और सभी लड़कियों की बात करेंगे। तो जोड़िए, इनको कितना मिलता है, 40 40 80 80 30 110 140 180 87 87 8 95 95 5 200 200 हो गया। कुल टोटल लड़कियां वाणिज्य में कितनी है, 200। कितने प्रतिशत हैं आप करेक्ट बताइए। 78 गुणे 100 बटा आप करोगे जब 200, ये देखो 200 ने खत्म, 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 39% हो जाएगा। 39% पहला राइट सोल्यूशन। कितने लोग बता रहे हैं, बहुत बढ़िया। 39 45.5 नहीं होगा भाई। देखो साइंस में 2012 और 16 में कुल 78 लड़के थे। उसी वर्ष में, अब अगर उसी वर्ष का नहीं मतलब यहाँ पे पूछा, उस वर्ष का नहीं पूछा, पूरा पढ़िए। वाणिज्य संकाय में सभी वर्गों में लड़कियों की संख्या, सभी वर्षों में, सॉरी वर्षों दिया है, मतलब उसको केवल 2012-16 को फिक्स नहीं किया है, सभी वर्ष बोल दिया है। तो इसने कहा कि सभी वर्ष में जाएंगे तो कुल 200 लड़कियां हैं। तो उनका परसेंटेज किया तो हमने देखा कितना आ रहा है, हमने देखा यहाँ पर आ गया है 39%। अगला प्रश्न देखिएगा, फिर से एक बार पढ़िए, समझिए, करिए मन लगा के ध्यान से, जो कर सके अच्छी बात है, करना जरूरी है आप लोग को। अगला प्रश्न मैं आपको बता रहा हूं, आप ध्यान से देखते जाइएगा, कैलकुलेशन में कोई गलती ना बनाइएगा। 2014 में नामांकित लड़कों की कुल संख्या, 2014 में चलता हूं, लड़कों की बात करता हूं, 42 42 32, बहुत ध्यान से करिएगा। दो 2014 में कुल लड़के जो हैं वो कितने हैं बताइए, 40 40 80 30 110 110 4 5 कितना हो गया, कितना हो गया भाई, 4 और 2 6 140 116 हो जाएगा, 116 हो गया। कंफर्म बात है। मैंने कहा 2014 में कुल लड़के हो गए 116, जोड़ के देखिए 40 40 80 30 110 और 6 और जोड़ दिया 116 हो गया। 2014 में कुल लड़के हैं 116। वर्ष 2020 में नामांकित लड़कियों की कुल संख्या, 20 में चलता हूं, लड़कियों की बात करता हूं। 2020 में आइए, गर्ल्स की बात करिए। लड़कियां कितनी है, 43 33 41, जोड़िए 40 30 70 40 110 114 हो गई, 114। अनुपात पूछा है तो हम लिखेंगे 116 अनुपात 114, तो जाहिर सी बात 58 होगा और क्या होगा, 57 होगा। कन्फर्म है, 2 से दोनों कट रहा है, 58 और 57, क्या मैं सही हूं, हाँ सही हूं। 58 57 राइट सोल्यूशन है, बी ऑप्शन है करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही बात है। तो 20वें प्रश्न का राइट सोल्यूशन आपने कर लिया, कितना आ रहा है आपका, 58 और 57 आ रहा है। वर्ष 2012 से 2020 तक, 2012 से 2020 तक कला संकाय में लड़कों की कुल संख्या, ध्यान से देखो 2012 से 2020 तक
कला संकाय में लड़कों की कुल संख्या, लड़कों की कुल संख्या ये है। लड़कों की कुल संख्या अगर हम जोड़ दें, फिर आगे पढ़ लीजिए थोड़ा-सा। विज्ञान संकाय में लड़कों की कुल संख्या से कितने प्रतिशत ज़्यादा है? मैं थोड़ा-सा आपको जोड़ के बताता हूँ, आप जोड़ लो। 40-40, 80-40, 120, 150, 180 और देखो 8 2 10, 180 90 हो गया, 90 हो गया, 9 6 15, 5 210 हो जाएगा। जोड़ के देखिए 210 हो गया। कन्फर्म है ना? अब आ जाइए कहाँ पे जाना है? विज्ञान संकाय में कुल लड़के देखिए, तो विज्ञान संकाय में कुल लड़के, लड़के ही हैं, नहीं लड़कियाँ तो नहीं, हाँ नहीं लड़के हैं। 40-40, 80, 30, 110, 150, 180, 190, 200। ये देखो, ये 200 है, ये 210 है। कितना ज़्यादा है? शून्य पहले खत्म कर दो। 1 ज़्यादा है, 1 गुणे 100/20 कर दो, 20 पंचे 100 होता है। 5% ज़्यादा है। कितने ज़्यादा है भाई? 5%। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। कौन-कौन बताया अभी तक? 5%, बहुत बढ़िया। तो 21वें का राइट सॉल्यूशन क्या हो गया? 5% करेक्ट हल हो रहा है, जो कि आपको डी ऑप्शन में दिया गया है। आगे मैं बढ़ता हूँ, 22 नंबर पर पहुंचिए। पढ़िए, इसको भी बताइए। 5 वर्षों में वाणिज्य संकाय में लड़कों की औसत संख्या, तो 5 वर्षों में वाणिज्य संकाय में लड़कों की औसत संख्या, तो वाणिज्य संख्याएं तो ए है, लड़के भाई ए हैं, तो ये संख्या निकालना है तो मतलब औसत निकालना है तो बेसिकली योग करना पड़ेगा। करके देखो, 30-30, 60, 60-30, 90। पहले पूरा पढ़ लें कि कर लें? आप बताओ। पहले कर लें, पढ़ लेते हैं एक बार। 5 वर्षों में वाणिज्य संकाय में लड़कों की औसत संख्या और 5 वर्षों में कला संकाय में लड़कियों की औसत संख्या, तो का अंतर हमको बताना है। तो चाहे डायरेक्ट अंतर करके भाग कर दो या आप औसत निकाल कर दे, आपके ऊपर डिपेंड करता है। 30-30, 60, 60-30, 90, 110, 140 और जोड़ लीजिए। 5 2 7 6 13, 13 8 21, 9 30, 170 हो जाएगा। कन्फर्म हूं ना? सही है। देख लेना भाई, जोड़-ओड़ बहुत ऐसी क्रूशियल चीज होती है कि सब कुछ आ जाता है, tan थीटा गामा बीटा, लेकिन जोड़-ओड़ में फंस जाता है इंसान। फिर भी देख करके हम चल रहे हैं, मुझे मेरे ख्याल से सही है। कहीं किसी को कंफ्यूजन हो तो मुझे बता दें। अगर किसी को लग रहा है कि हाँ सर यहाँ पे ऐसा होना चाहिए, तो आप मुझे बताते चलिएगा। ऐसा मत सोचिएगा कि सर ही सब सही कर सकते हैं। हाँ। और आगे बढ़ता हूँ। 5 वर्षों में कला संकाय में लड़कियों की संख्या की बात करता हूँ। औसत निकालने से पहले जोड़ लेता हूँ। यस। 40 30 70 70 40 110 140 150 150 40 90 190 6 3 9 2 11 11 6 15 3 18 18 सही है। तो कितना हो जाएगा? 208। अंतर करके देखिए, 38 हुआ। कुछ गलती है? यहाँ का जोड़ कितना हो रहा है बताएं हमें थोड़ा सा। लड़कियां कितनी हैं? 40 30 70 70 40 110 140 150 40 90 190 हो गया। 6 3 9 9 2 11 11 6 15 3 18 218 होना चाहिए। जोड़ कितना हो रहा है? 210 हो रहा है। 210 होगा। 6 3 9 2 11 11 3, हाँ ठीक है। 210 अगर ये हुए, इन दोनों का अंतर कितने का है? 40 का। 40 को बटा 5 से कर दो औसत निकालने के लिए, तो 5 8 40 होता है। सही बात है, आप मैं गलत कर रहा था। हाँ, 210 होगा। इधर-उधर के चक्कर में फँस जाते हैं। तो 5 8 40, तो सी ऑप्शन राइट सॉल्यूशन हो जाएगा। सी ऑप्शन राइट सॉल्यूशन होगा, 8 आएगा। एकदम सही बात है। आप सब लोग देखिए, यही चीज़ मैं जानना चाहता था कि आप ध्यान से अगर जैसे कोई चीज़ देख रहा है व्यक्ति ना, तो तुरंत क्लिक करा देगा, सर नहीं ये होगा, ये होगा। अगर आप अपने मन से अच्छे से कर रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। और ना तो मेरे पास कोई कैलकुलेटर है, ना मैंने कोई जोड़ के रखा है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके सामने करके बताऊँ चीज़ों को। 23 नंबर देख लीजिएगा। 23 नंबर, आइए पढ़िए। विज्ञान संकाय एवं वाणिज्य संकाय में 5 वर्षों के कुल छात्र एवं कुल छात्राओं की संख्या का अनुपात बता दो। विज्ञान संकाय और वाणिज्य संकाय में 5 वर्षों, विज्ञान संकाय में एवं वाणिज्य संकाय में, क्या बोला इसने? पढ़िए थोड़ा सा। विज्ञान संकाय एवं वाणिज्य संकाय में 5 वर्षों में कुल छात्र एवं कुल छात्राओं, मतलब हमें इसको भी लेना है और इसको भी लेना है, इन दोनों को भी लेना है। तो हमें इन दोनों का अनुपात बताना है। मेरी बात आप समझ रहे हैं? विज्ञान संकाय एवं वाणिज्य मतलब इन दोनों की बात करनी, इनके दोनों लड़के लेने हैं और इनकी दोनों लड़कियां लेनी है, और इनके अंतर का, इनके योग का अनुपात बनाना है। कौन कौन कर सकता है मुझे बताएं। थोड़ा यहाँ टाइम टेकन प्रोसेस होगा। अगर आप जोड़ करके करना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं। तो देखिए, यहाँ के कुल लड़के अगर जोड़ेंगे तो 40 40 80 30 110, 110 40 150 30 180, 90 और 210 आएगा। सही है कि 200 आएगा? फिर से देख लीजिए, 40 40 80 30 110,
110, 40, 150, 30, 180 हो गया। 190, 200 आएगा। 200 आएगा ना, 200 हो गया। इनके लड़के देखिए 30, 30, 60, 30, 90, 90, 20, 110, 140। 5, 2, 7, 6, 13, 13, 8, 21, 21, 9, 30, 170। मतलब कुल मिला के अगर देखा तो 370 हो गया। 370 तो लड़के हो गए, बॉयज। अब गर्ल्स की बात करो। चलो 30, 30, 60, 60, 30, 90, 90, 20, 110, 140। 5, 2, 7, 3, 10, 150। यहां से लड़कियां आई 150। इधर देख लो, अभी जोड़ा था हम लोगों ने, शायद इसको जोड़ के देखा 200 आया था ना। हाँ, जोड़ के स्टार्टिंग में देखा 200 आया, 350 हो गया। एक शून्य खत्म हो गया, 37 अनुपाते 35 हो गया। 37 अनुपाते 35। अभी स्टार्टिंग में हमने जोड़ा था, इनकी लड़कियां टोटल कितनी थी, 200 थी। 200 को 150 में जोड़ दिया तो 350 हो गया। 370 और 350 का अनुपात बना दिया, कितना हो रहा है, बी ऑप्शन 37 अनुपाते 25 है। करेक्ट उत्तर है, 23वां राइट सोल्यूशन है, आप लोग नोट कर सकते हैं। अगले प्रश्न पर आ जाइए, 24 नंबर पर। ये देखिए, ये भी बहुत अच्छा सा प्रश्न है एक। मैं आपको इसको थोड़ा समझाना चाहता हूँ, डिटेल से ध्यान से देखिएगा। अगर आप इस प्रश्न को नॉर्मली करोगे तो फंस जाओगे। कभी भी नॉर्मली मत करिएगा। प्रश्न को पहले पढ़िए। 4 क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याएं। तो विषम संख्या बेसिकली 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, ठीक है? 3 है, 7, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है, 15 है, 17 है, 19 है, ये सब विषम संख्याएं। हमें कह रहा है कि 4 प्राकृतिक विषम संख्याओं का औसत 201 है। भैया अगर औसत 201 है, 4 संख्याएं हैं, तो 4 गुणे अगर मैं 201 कर देता हूं, तो ये हो जाएगा 4, 804। इनका योग कितना हो जाएगा, 804। अब ऐसी कौन सी 4 संख्याएं हैं जो हमको बतानी है, ध्यान से देखिएगा। इनमें से सबसे बड़ी संख्या का 7 गुना और सबसे छोटी संख्या के 3 गुने का औसत बता दो। प्रश्न तो बहुत बढ़िया है, लेकिन करने का तरीका समझने की कोशिश करिए। जैसे वर्गों का औसत दिया है, तो आप 1 का वर्ग जानते हो, 1 होता है, 9 होता है, 25 होता है, 49 होता है, 81 होता है, 121 होता है, ठीक है? 169 होता है, 225 होता है, 289 होता है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इनमें से कहीं से कोई पेयर 3 लोग जुड़ करके 804 नहीं हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। जहां से शुरुआत अगर हो रही है, तो अगर देखा जाए तो 11 से लेकर 17 तक, मतलब इन चारों को आप जोड़कर देख लीजिए, तो आपको कंफर्म हो जाएगी इनका जोड़ 804 होगा। मैं डायरेक्ट कह रहा हूं कि अगर मैं आपको, मेरी बात को समझने की कोशिश करिए, गुस्सा मत करिए, पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है? अभी टेलीग्राम पे मैं पीडीएफ भिजवा दूंगा। मेरी बात को समझिए, अगर मैं इसको डायरेक्ट लेता, जैसे पहली संख्या को n मानता, अगले को n+2 मानता, ठीक है? ये देखो, वर्ग करता, ऐसे करके आप जाते तो कभी भी आप प्रश्न को जल्दी नहीं कर पाएंगे। आपको कुछ इसी तरह का दिमाग लगाना है। ये 4 संख्याएं हैं, इसमें से बड़ी संख्या 17 है। 17 का 7 गुना कर दें, 119 हो गया। सबसे छोटा 11 है, 11 का 3 गुना कर दें। देखिए, इसने बोला है इनमें से सबसे बड़ी संख्या का 7 गुना और सबसे छोटी संख्या के 3 गुना। 3 गुना कर दे तो कितना हो जाएगा, 11 तिया 33 हो जाएगा। बटा 2 कर दीजिए, 17 सत्ते 119, 11 तिया 33 होता है। 9 3 कितना हो जाएगा, 12, 3 1 4 1 5 और 1 आपका 1 रहेगा। 152 बटा 2 करिए, 2 सत्ते 14, 2 छंग 12, 76 राइट सोल्यूशन आएगा। 76। मतलब इनका जोड़ बेसिकली यहाँ पर क्या करना चाहिए था, जैसे अगर देखा जाए तो 76 गुणे 2 152 होना चाहिए। तो पहली हमने इस तरह से इस चीज को यहाँ पर कंफर्म कर दिया। मुझे लग रहा है कि ये समझ में आ गया होगा। क्लियर? 24 और आज के सेशन का अंतिम प्रश्न है 25वां नंबर। आप सभी लोग इसको लास्ट में देख लीजिए, बहुत बढ़िया प्रश्न है, भी अच्छा प्रश्न है प्रतिशत, क्योंकि आपके पार्ट है, आपके परीक्षा का मुख्य भाग है। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो परीक्षा में इस तरह के प्रश्न आपको दिखेंगे। चुनाव बेसिकली आप देखते हैं, चुनाव में हार जीत को भी जानते हैं कि हार जीत होती है। कोई एक उम्मीदवार जीतता है, कोई एक हारता है। एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। मतलब टोटल जो वोटिंग थी वो 100% की थी। इसमें उम्मीदवारों की बात किया जाए, 2 थे। एक पहला था जिसको कह रहा है कि 48 मत प्राप्त हुआ। देखो, 48% मत प्राप्त हुआ, पूरी लाइन अगर आप पढ़ेंगे तो एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, विजयी उम्मीदवार को 48%। इसका मतलब है कि वोटों में कुछ ना कुछ, जैसे अगर हम ध्यान रखें 2 ही उम्मीदवार हैं, टोटल वोट की काउंटिंग हो, जो व्यक्ति 50% से ज्यादा पाएगा वही जीता हुआ माना जाएगा, जबकि इसने कहा कि 48% पे ही जीत गया। इसका मतलब कुछ मत आपके अवैध हो गए हैं या पड़े नहीं है या कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है। आगे चलता हूं। दूसरा जो विरोधी उम्मीदवार है, 6800 मत प्राप्त किया, जो कुल मतों का 34% था। जो दूसरा वाला था, दूसरा जो विरोधी था, वो 34% प्राप्त हुआ किया, और 34% किसके बराबर था पता है, 6800।
अब इसका मतलब एक आगे भी होगा जो कि आगे पढ़ी अमान्य मत थे, जो कि नॉन वैलिड, वैलिड ही नहीं थे। उनकी संख्या आप इनको जोड़कर देखिए तो 82 18% हो जाएगी। ये अमान्य हो गए 18%। मतलब जीता जो है 48% पाया है, जो विरोधी है 34% पाया है, अमान्य 18% हो गए। अब इसने हमसे प्रश्न में पूछा है, विजयी उम्मीदवार का विनिंग मार्जिन और अमान्य मतों की संख्या क्रमशः क्या होगी? तो विनिंग मार्जिन क्या है? आप देखो, जैसे अगर मान लो हम 2 लोग चुनाव लड़े, हाँ, चुनाव लड़े विधायकी का और पता चला कि एक 34% पाया, दूसरा 48% पाया है, तो जीत-हार की जो मार्जिन है वो कितने की आप मुझे बता दो? यहाँ पर 14% की मार्जिन है। तो हमें इसी को मार्जिन कहेंगे। इसी मार्जिन से यह जीता है और यह हारा है। तो 14% का मान बताना है और अमान्य बताना मतलब 18% का मान बताना है। आपको दिया क्या है? आपको दिया है 34%। 34% किसके बराबर है आप मुझे बता दें? 6800 के। तो 1% क्या हो जाएगा? 200। 1% क्या होगा? 200। 14% क्या हो जाएगा? 2800 और 18 दूना 3600। तो बिनिंग मार्जिन थी 2800 की और अमान्य मत थे 3600। तो बिनिंग मार्जिन थी 2800 और अमान्य मत थे 3600। तो बी ऑप्शन राइट सॉल्यूशन होगा। अगर आप बी ऑप्शन देख रहे हैं तो सही उत्तर आपको प्राप्त हो रहा है। इस तरह से आपने इस पूरी सीट के 25 प्रश्न हल किए और 25 प्रश्न आप पूरा कंप्लीट कर डालिए। अगले सेशन में मैं इसको कंप्लीट करूंगा। सारे मॉडल पेपर की पीडीएफ तुरंत दे दीजिएंगे। हाँ, कैलेंडर क्या नाम है? गेमिंग। बढ़िया है यार। आप ऐसा गुस्सा करके बोल दीजिए, बिल्कुल मिल जाएगा। अगली क्लास में मैं इसके आगे कंटिन्यू करूंगा। मुझे लग रहा है कि आप सभी लोग अच्छे से पढ़े होंगे। 25 में कितना आपने सही किया मुझे बताइएगा। प्रश्नों का स्टैंडर्ड कैसा था बताइएगा। आपकी रिक्वायरमेंट क्या है बताइएगा। क्लास के बाद आप जो है इस बात को जरूर शेयर करिएगा। तो आज के सेशन की समाप्ति यहीं की जा रही है। सेशन कंटिन्यूड रहेगा, प्रतिदिन का काम कंटिन्यू रहेगा, जो वर्किंग चल रही है वो कंटिन्यूड रहेगा। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करिएगा। बाकी अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं। आज के लिए थैंक यू सो मच। धन्यवाद सभी।